हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस बाय बेंडिंग मेथड। ठीक है, बंकन विधि से हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये लैब में भी मिलता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको लेबोरेटरी में भी करने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर बीम, आपके पास एग्जाम में ये आएगा कि जो बेंडिंग मेथड है उससे वाई कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट को समझाइए विद डायग्राम। तो डायग्राम तो आपको ये बनाना है और डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बीम है वो है ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये अपने पास बी है। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने किया है ये अपने पास रेक्टेंगुलर बीम है। अपन ने पहले ही इसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ लिया था, दैट इसकी लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी थिकनेस। तो ये इसकी यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी और साइड में इसकी ये जो मतलब चौड़ाई और मोटाई जो है उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको बीम कह सकते हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगुलर है, इसलिए ये बीम कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, now a rectangular beam whose young modulus of elasticity is to be determined, यानी जिस बीम का हमें यंग मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, that is placed symmetrically on two horizontal knife edges P and Q। ये जो P और Q है ये मेटल के बने हुए एजेस होते हैं। मेटल के बने हुए एजेस का मतलब जिससे हम किसी चीज को मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से हैंडल होता है। ये मेटल के हैंडल होते हैं जिनके ऊपर इनको फिक्स किया होता है। लैब में जिनके पास ये एक्सपेरिमेंट है वो तो देख पाएंगे। सो जो पी और क्यू है ये आपके पास शार्प दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल शार्प ट्राइंगुलर शेप में है और इसके ऊपर इस तरह से बीम रखी हुई है आपकी, इस तरह से उसके ऊपर आपकी बीम रखी हुई है। तो ये मेटल के जो है फिक्स्ड हैंडल्स होते हैं एक तरह से। सो पी और क्यू समझ में आ गए अपन को। अब क्या किया जाता है, अ हैंगर इज सस्पेंडेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम। बीम के मिड पॉइंट पे एक हैंगर लगा दिया जाता है। तो बीम का जो मिड पॉइंट है आप देख सकते हैं वहां पे एक हैंगर लगा दिया जाता है। ये रहा हैंगर, ये रहा, ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे है। यहाँ पे एक हैंगर लगा दिया गया है। इस हैंगर में हम 500 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 500 ग्राम के जो वेट है वो इस हैंगर में लटकाए जा सकते हैं। ठीक है, और वो सीधे सीधे किस पे वजन डालेंगे, बीम पे वजन डालेंगे। तो बीम जो कि पहले आपके पास बिल्कुल इस तरह से है, जैसे ही आप बीच में से उस पे वेट बढ़ाते जाओगे तो पहले हो सकता है वो इस स्टेट में आए, और वेट बढ़ाते जाओगे तो और नीचे आएगा, मतलब उसका डेप्रिसिएशन होता जाएगा, नीचे अवनमन उसमें आता जाएगा, जो कि हमने बीम के कंडीशन में पढ़ा था। ठीक है, द डिप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग वेट्स ऑन टू द हैंगर। मतलब हैंगर पे जो हम वेट लगा रहे हैं उसकी वजह से ये जो बीम है उसमें डिप्रेशन आता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर, सॉरी मैंने डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर दिया, डिप्रेशन उसके अंदर आता जाएगा। टू डिटरमाइन द डिप्रेशन ऑफ द बीम, अब इसका ये डिप्रेशन जो है मिड में ये कितना आया है, हम इसको करने के लिए सारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अ स्फेरोमीटर इज फिक्स्ड ऑन अ रिजिड सपोर्ट इन सच अ वे दैट इट्स स्क्रू टचेस द मिड पॉइंट ऑफ द बीम ए बी। अब यहाँ पर डायग्राम में वापस चलते हैं। इस डिप्रेशन को ये कितना नीचे गया है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जहाँ पे हमने हैंगर लगाया है, नीचे तो हमने लगा दिया हैंगर, बिल्कुल उसके ऊपर ये मेटल ही एक तरह से, मेटल पे हमने यहाँ पे किस स्फेरोमीटर लगाया है और उस स्फेरोमीटर की जो लेग है आपको भी पता है वो लेग इस तरह से होती है। तो वो जस्ट अपने इस हैंगर को टच कर रही है या बीम को टच कर रही है जहाँ पे अपने हैंगर लगाया है। कुल मिला के वो बीम के कॉन्टेक्ट में है। स्फेरोमीटर की जो लेग है वो बिल्कुल उस बीम के टच में है, मिड पॉइंट ऑफ द बीम एबी, एबी के बिल्कुल एबी को बिल्कुल टच करती है वो स्फेरोमीटर की लेग। ठीक है, टू एंश्योर द प्रॉपर कॉन्टेक्ट ऑफ द स्क्रू। अब ये उसको टच कर रही है या नहीं कर रही है, आंखों से तो देखो, अगर अपन ध्यान से देखें तो जब वो हल्का सा टच करेगी तब हमें लगेगा कि टच नहीं कर रही है, तो हम स्पेरोमीटर को और घुमाएंगे तो फिर वो हो सकता है उसकी वजह से जो बीम है वो थोड़ा सा नीचे फिक्स हो जाए। तो हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, जस्ट टच वाली कंडीशन चाहिए। तो जस्ट टच वाली कंडीशन हमें एक्यूरेट मिले उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज बीम के साथ में लेक्लांशे सेल, हम एक बैटरी यूज करते हैं लेक्लांशे वाली, हाई रेजिस्टेंस वन वे प्लग की एंड अ गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द स्क्रू एंड द बीम। स्क्रू और बीम के बीच में क्या क्या कनेक्ट किया गया है, डायग्राम में देखिए, ये अपने पास स्क्रू है, स्क्रू मतलब ये वाली लाइन, स्क्रू मतलब ये स्फेरोमीटर है, इसके साथ में आपके पास ये लेक्लांशे सेल, फिर ये गैल्वेनोमीटर,
फिर ये हाई रेजिस्टेंस और लास्ट में आपके पास ये बीम पे कनेक्टेड हो गया। तो बीम और स्फेरोमीटर के बीच में हमने सीरीज में एक पूरा सर्किट कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल सर्किट कनेक्ट कर दिया है। और हमें पता है करंट जो होती है वो केवल क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। सर्किट अगर बीच में से कहीं पे ओपन हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होती है। तो आपके पास यहाँ पे सर्किट टूटने का चांस कहाँ पे है? सर्किट टूटने का चांस कहाँ पे है? ये देखो स्फेरोमीटर की जो टच है ये यहाँ पे बीम पे टच हो रही है। सपोज करना ये ए बी बीम है, यहाँ से आपने जो भी बैटरी लगा रखी है, बैटरी है, फिर आपका वन वे की होगा, की जो भी है उस की को तो अपन ऑन रखेंगे, वो है, और आपका गैल्वेनोमीटर है, और आपका हाई रेजिस्टेंस है, और वापस ये जो जाके सर्किट है जो यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है। मतलब कौन से पार्ट सारे क्लोज सर्किट बना रहे हैं? ये तो सर्किट से बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं। तो एक बार अगर करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होके यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और ये मेटल का कॉन्टेक्ट यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है, तो वापस अपना करंट जो है वो पूरा लूप कवर कर लेगी। लेकिन अगर यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक हो जाए, अगर यहाँ से कांटेक्ट हल्का सा भी ब्रेक हुआ तो करंट जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और करंट जीरो होते ही आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जैसे ही ये इसको जस्ट टच करेगा, जस्ट टच करते ही आपकी जो करंट है वो करंट वापस फ्लो होने लग जाएगी। और कैसे पता चलेगा हमें? गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो सिर्फ हमको ये देखना है कि हमारा जो स्फेरोमीटर है वो हमारी बीम ए बी को टच कर रहा है या नहीं टच कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये इसने लिख रखा है कैसे। When the screw and the beam are in contact, जब आपका स्क्रू यानी कि स्फेरोमीटर की लेग और बीम कांटेक्ट में है, द सर्किट विल बी कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एंड डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। आफ्टर लोडिंग and deloading the half kg weights each time, readings of spherometer is noted when deflection is observed in the galvanometer। कहना चाह रहा है कि अब आपको क्या करना है कि पहले ये आपकी जीरो रीडिंग हो जाएगी। अब आप जैसे ही इस पे वेट लगाओगे, ठीक है, इस पे वेट लगाने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, मैं इसके कंपोनेंट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ गैल्वेनोमीटर बना रही हूँ फिलहाल। ठीक है, जैसे ही अपन वेट लगाएंगे, है ना, ये पहले ऐसे था और ये इसको टच कर रही थी, वेट लगाते ही इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, ये नीचे झुक जाएगा। जैसे ही नीचे का जो स्फेरोमीटर है वो तो आपका एज इट इज जगह ही रहेगा, स्फेरोमीटर की लेग तो वहीं रहेगी, लेकिन बीम नीचे आ गई। अगर बीम नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। बीच में गैप आते ही आपका सर्किट टूट जाएगा और इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हम बीम को टच नहीं कर सकते, हम बीम को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से स्फेरोमीटर को रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। इसको जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे इसकी लेग नीचे जाती जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है वहीं पे हम उस स्फेरोमीटर को घुमाना बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और जो रीडिंग हमें जितनी बार हमने घुमाया है, स्फेरोमीटर क्लास 11th और 12th के अंदर प्रैक्टिकल में आपने सीखा होगा, तो जितनी बार हमने घुमाया है उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे कि हमने कितना घुमा के उसको नीचे लेके आए हैं। वही लेंथ जो होगी उतना ही लेंथ से आपकी जो बीम है वो नीचे शिफ्ट हुई है। जितना आप घुमाओगे ना उसको टच करने के लिए, जाहिर सी बात है, और टच होते ही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये लाइन कैसे लिखी हुई है? आफ्टर लोडिंग एंड डीलोडिंग हाफ केजी वेट्स, यानी 500 ग्राम के जो वेट है, जब जब हम उसे लगाएंगे, जब जब हम उसको हटाएंगे, ईच टाइम द रीडिंग ऑफ स्फेरोमीटर इज नोटेड, स्फेरोमीटर को उस टाइम पे हमें उतना ही घुमाना पड़ेगा बीम को टच करवाने के लिए, और उसकी रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे। और नोट कौन सी रीडिंग करेंगे? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। बाद में हम क्या करेंगे? अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द वेट, कितना हमने वेट लगाया, जैसे 500 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मान लो स्फेरोमीटर को हमने घुमाया 5 mm, ठीक है, फिर 1000 ग्राम के अंदर वो और नीचे चला गया, टच करने के लिए हमें उसको घुमाना पड़ा 10 mm। तो ये तो हो जाएगा वेट, और ये हो जाएगा अपना डिप्रेशन डेल्टा। इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, और वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका स्लोप जो है वो, अगर ये y है और ये x है, तो dy बाई डी एक्स जो भी होगा वो स्लोप हो जाएगा। तो हमें क्या देगा? डेल्टा अपॉन m, क्योंकि मास, सॉरी ये मास था, ये हमें स्लोप निकल जाएगा। और वो स्लोप देखो कैसा मिलेगा, तो इसका ग्राफ जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, डेल्टा और ये मास,
दोनों के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। इसका स्लोप हम निकालेंगे तो ये y पे तो डेल्टा हो जाएगा, x पे m हो जाएगा, तो स्लोप से क्या मिल जाएगा, डेल्टा अपॉन m मिल जाएगा। और ये स्लोप हम y के फॉर्मूले में पुट करेंगे और y का जो फॉर्मूला है वो ये हमें मिला था। इसमें देखो m और ये नीचे डेल्टा, तो m बाय डेल्टा जो है वो हमें स्लोप जो मिला था, स्लोप क्या मिला था, डेल्टा अपॉन m मिला था, उसका बिल्कुल उल्टा करके यहाँ लिख देना है। तो m बाय डेल्टा तो अलग से हो गया हमारे पास, ग्राफ से मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सिंगल 500 ग्राम के लिए निकालना है, हमने 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से वेट लिए थे। फिर यहाँ पे g आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वैल्यू उसकी फिक्स होती है। l जो है बीम की लंबाई होती है, स्केल से मेजर कर लेंगे। 4b क्या होती है, चौड़ाई होती है, वो हम किससे मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर से। और d उसकी मोटाई है, वो भी किससे मेजर करेंगे, वर्नियर कैलिपर से। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और y हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था बेंडिंग बीम का मेथड। और अब इसी तरह से एक मेथड होता है सर्ल मेथड, ये भी मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में मिलता है। और इस मेथड से हम किसी भी वायर का या मटेरियल का यंग मॉड्यूलस, रिजिडिटी मॉड्यूलस और पाइसन रेशो, y, ईटा और सिग्मा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, टू स्क्वायर और सर्कुलर आइडेंटिकल रोड AB and CD are connected together at their middle points by an experimental wire EF। अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, दो रोड लिए हमने। इस पिक्चर के अंदर वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है, वो इस तरह से भी हो सकती थी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, बट ये हमने नहीं ली है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर रोड लिया है हमने AB और बिल्कुल वैसी ही रोड हमने ली है CD, आइडेंटिकल रोड है। अब इन दोनों रोड को हमने क्या किया, इनके मिडिल पॉइंट पे बीच में एक वायर बांध दिया और ये वायर वो ही है जिसका हमें y, ईटा और पाइसन रेशो फाइंड आउट करना है। तो बीच में जो वायर लगा हुआ है ना, ये हमारा वायर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल वायर बोलेंगे हमें EF, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया है, आर सस्पेंडेड बाय टू टॉर्शनल लेस थ्रेड्स फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच दैट दे शुड रिमेन पैरेलल टू ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस रोड को यहाँ पे एक धागे से, व्हाइट कलर का नॉर्मल धागा आता है ना, रबड़ से नहीं बांधना है, रबड़ में क्या इलास्टिसिटी होती है, तो रबड़ से नहीं, ये बोला ना टॉर्शनल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मल व्हाइट कलर का जो धागा होता है सिलाई में काम में लेते हैं, उसी धागे से बिल्कुल इक्वल लेंथ के धागे होने चाहिए, ताकि AB और CD एक ही प्लेन में रहे। क्योंकि अगर आपने एक का धागा बड़ा कर दिया, एक का छोटा कर दिया, तो इसका प्लेन अलग हो जाएगा, इसका प्लेन अलग हो जाएगा। तो दोनों बराबर धागों से बांधना है, ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहे और एक ही प्लेन में रहे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है सेकेंड वाली पिक्चर में जो दिख रहा है वो चीज कैसे करेंगे, तो पढ़ते हैं आगे। If the ends A and C of the rods are brought slightly close together and released, कह रहा है A को पकड़ के और C को पकड़ के एक दूसरे के पास में ले आओ, एक दूसरे के पास में ले आओ और फिर छोड़ दो। छोड़ते ही वापस ये दूर भागेगा और ये भी दूर भागेगा, तो पास में लाओगे तब सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, मतलब A और C को पकड़ के हम एक दूसरे के पास में यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। एंड रिलीज, जैसे ही रिलीज करेंगे दोनों रोड जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। इस वायर की बेंडिंग की वजह से, मतलब वायर को हमने बेंड किया, वायर वापस सीधा होना चाहता है, तो इसके बेंडिंग मोमेंट की वजह से ये वापस सीधा होने की कोशिश करेगा, तो वापस ये चाहेगा कि A उधर जाए और C इधर आए, तो ये दोनों रोड जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब हमें ये जो ऑसिलेशंस है इन्हें हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इफ द लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर इज L, अगर हमने ये जो वायर लिया है इसकी लेंथ हमने ली है L, एंड द एंगल थ्रू विच द ईच रोड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज थीटा, और हमें ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल अगर यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो ये वाली रोड भी थीटा एंगल बना रही है और ये वाली रोड भी थीटा एंगल बना रही है, तो ये जो सर्कुलर आर्क बना है इसकी पूरी लेंथ कितनी है, L है, क्योंकि वायर की लेंथ L है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो सर्कुलर आर्क बना है, यानी सर्कल का मतलब अगर ये कंप्लीट सर्कल बनता और ये R रेडियस का बनता, तो हमें कुछ इस तरह से सिचुएशन मिल रही है कि ये लेंथ तो है L, ये है R, और ये आपके पास हो गया 2 थीटा, क्योंकि थीटा AB रोड बना रही है और थीटा CD रोड बना रही है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, R इंटू 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे या R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी, L अपॉन 2 थीटा, तो ये R की वैल्यू आ गई L अपॉन 2 थीटा, ठीक है। एक तो हमें R की वैल्यू मिल गई।
अब हम जानते हैं द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द वायर EF ऑन द रोड्स विल बी बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है YIG/R, और हमारे पास यहाँ पे Y/R को एज इट इज रखते हैं। अगर ये ज्योमेट्रिकल इनर्शिया हम जो लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वायर है, वायर हमेशा, वायर जो हमने लिया है, रोड तो यहाँ पे लिए, ये ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, ये वायर का है। और वायर को अगर जूम करके देखोगे तो वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और सिलेंड्रिकल शेप में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने IG की वैल्यू निकाली थी πr⁴/r था। ठीक है, πr⁴/r था इस तरह से। तो ये जो है IG की वैल्यू यहाँ से जो रखी है πr⁴/4, सॉरी 4 था, यहाँ पे 4 था, πr⁴/4 था। तो ये IG की वैल्यू हमने सर्कुलर, ध्यान रखना ये रेक्टेंगुलर रोड्स है, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया है वो वायर का लिया गया है, और वायर जो होता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। जूम करके देखोगे तो साइड में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ओके, यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर देते हैं L/2 थीटा, तो ये आ गया L/2 थीटा, रखने से ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, वेयर ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वायर, ये πr⁴/4 हो गया। ठीक है, अब हमें पास IG मिल चुका है। अब हम एंगुलर इक्वेशन लगाते हैं, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, F = ma, ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं d2x/dt² m into d2x/dt² F, ये होता है। वैसे ही एंगुलर में, ये तो लीनियर मोशन में होता है, एंगुलर मोशन में हमारे पास कितना होता है, F की जगह आता है टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा I अल्फा होता है, जहां टॉर्क होता है मोमेंट। ठीक है, और I आपके पास होता है नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, और अल्फा होता है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन जो हमने लगाया था अगर उसको पॉजिटिव में मानते हैं तो वायर को अपनी पोजीशन में लाने के लिए जो लगेगा वो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, रीस्टोरिंग का मतलब वायर को अपनी पुरानी पोजीशन में लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो जितना हमने लगाया है लगेगा तो उतना ही, बल्कि हमने जिस दिशा में लगाया है हमने जिस दिशा में लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका जो टॉर्क था वो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज टॉर्क, और ये अपना हो जाएगा I इंटू एल्फा। एल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिस तरह से d2x/dt² होता है एंगुलर मोशन में, x को रिप्लेस किससे करते हैं, थीटा से, तो यहाँ पे I अल्फा = ये माइनस का टॉर्क हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, I को उधर भेजना है और फिर ये सारी चीजें इधर ले आनी है, तो प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा d2x/dt² प्लस ω² x = 0, और जब हमारे पास ω² यहाँ पे होता है तो टाइम पीरियड अपन निकालते हैं 2π/ω। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो x को थीटा से रिप्लेस कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज ω², ध्यान से समझना, दिस वाला पार्ट है ω², तो ω² जो है वो आपका क्या हो जाएगा, y πr⁴/2L कैपिटल I। ठीक है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √y πr⁴/2Li, और जब आपके पास ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड कितना होता है, t = 2π/ω। तो ये रख देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 2π√2Li/y πr⁴, और यही अपने पास टाइम पीरियड आ गया t1। ओके, यहाँ से t1 आ गया, इसको क्रॉस दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करके केवल y की वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल आसान है, ये आप कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो I दिया हुआ है, अब यहाँ पर जो I दिया हुआ है वो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ पर I दिख रहा है वो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर रोड जो है, अब ये जो I है ये किसका लेना है, पहले जो आपने IG लिया था वो तो वायर का लिया था, रिमेंबर,
लेकिन यहाँ जो आई आ रहा है वो किसका लेना पड़ेगा, रोड का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन कौन कर रहा है, ऑसिलेशन वायर नहीं कर रहा है, ऑसिलेशन कौन कर रहा है, रोड कर रहा है, इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोड का लेना पड़ेगा। तो अगर रोड आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है तो आई का फॉर्मूला ये होता है, रोड अगर सर्कुलर शेप की है तो आई का फॉर्मूला ये होता है। तो जो भी अपने पास रोड है उसके यहाँ पर जो रोड है उसकी लंबाई तो स्केल से मेजर हो जाएगी और उसकी जो चौड़ाई है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर हो जाएगी और आई हमें मिल जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पुट करते ही हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास y तो आ गया, लेकिन हमने कहा था कि हमें y भी निकालना है, ईटा भी निकालना है और सिग्मा भी निकालना है। तो अभी तक तो y निकला है, तो इसके बाद अगर अपन को ईटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने पास अरेंजमेंट क्या था, धागे पे रोड इस तरह से थी, दूसरे धागे पे रोड इस तरह से थी और दोनों के बीच में यहाँ पे वायर था। अब क्या करना है, जो सीधी रोड है उसको उठा दो, उसको उठा के और ये जो रिजिड सपोर्ट है इसके ऊपर यहाँ पे बांध दो और वायर वो धागे से ऐसे बांध दो, फिक्स कर दो। ये देखो धागे से जो अपना रिजिड सपोर्ट था, जो अपना रिजिड सपोर्ट था ना ऊपर, उसी के ऊपर इस तरह से धागे से बांध दिया। तो जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, जैसे ही आपका रोड ऊपर चला जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वायर तो दोनों के मिड पॉइंट पे था, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो वायर यहाँ पे आ जाएगा एल लेंथ का। तो इस बार देखो वायर आपका यहाँ पे आ गया है। तो एक रोड तो आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई और दूसरी रोड आपके पास क्या हो गई, फ्री हो गई। अब फ्री हो गई तो फ्री करने से अपन क्या करेंगे, इस वाली रोड को थोड़ा सा घुमा के और छोड़ देंगे। थोड़ा सा घुमा के छोड़ने से, इफ यू रिमेम्बर, अपन ने वो याद होगा तो आपको टॉर्शनल ऑसिलेशन अगर किया था, बेंडिंग करी थी, तो इस तरह से अपने पास। अच्छा, अगर इसमें नहीं भी समझ में आ रहा है आपको तो नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है या 2 पाई एम अपॉन के होता है, इस तरह से फॉर्मूला होता है ना 2 पाई एम अपॉन के सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वैसे ही एंगुलर में यानी ट्विस्टिंग में ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं। तो इस जो ये वाली जो रोड है, सीधी वाली रोड है, इसको यहीं पे थोड़ा सा घुमा के छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी और उसका जो टाइम पीरियड होगा T2, उसे अपन T2 रख रहे हैं और उस T2 का फॉर्मूला होगा, अगर इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और अगर इसका टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट C, जिसका फॉर्मूला हम सिलेंडर वाले केस में निकाल चुके हैं। इफ यू रिमेम्बर, C का ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टॉर्शनल रिजिडिटी नाम से हमने इसका निकाला है। तो अगर एंगुलर ऑसिलेशन होते हैं तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई I/C। इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन अभी अपन 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, 4th यूनिट जो है वो हमारी पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन है, वहां पे हम इसका डेरिवेशन पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कि जब इस सिचुएशन में हमारा अरेंजमेंट होगा तो ट्विस्टिंग होगी और हमारा जो फ्री एंड वाली रोड है वो जिस टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगी वो टाइम पीरियड दिया जाएगा इस फॉर्मूले से 2 पाई I/C। ठीक है, C की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसका डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो C की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा और दोनों साइड में स्क्वायर करके ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो ईटा आपके पास ये आ जाएगा। अब ऊपर हमें y मिला था और अभी हमें ईटा मिल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 में हमें मिला था y, 2 में मिला ईटा, अगर उन दोनों का रेशियो लेंगे तो बाकी सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें मिल जाएगा T2² अपॉन T1²। ठीक है, और पाइसन रेशियो सिग्मा का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला है, y/2η-1 होता है और y अपॉन जो ईटा है उसका फॉर्मूला हमें पता चल गया। T2 हमारे पास है, T1 हमारे पास है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर y/ईटा की जगह हम रखेंगे T2² अपॉन T1²। तो ये जो है सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा और T1 हम क्लॉक से कैलकुलेट कर लेंगे, ऑसिलेशन से टाइम पीरियड निकाल लेंगे और T2 जो है वो भी हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे। तो बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 हमें सिग्मा भी मिल जाएगा। ओके, ये था सरल मेथड। इसी तरह से हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है पाइसन रेशियो, डिटर्मिनेशन ऑफ पाइसन रेशियो यूजिंग रबर। मतलब ये पाइसन रेशियो निकालने का भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपको मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज में मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर जो कोटा यूनिवर्सिटी में है, अभी तक मैंने जो 2 एक्सपेरिमेंट बताए हैं दोनों हैं और जो तीसरा है ये भी हमारे पास है। तो इसमें हम रबर का पाइसन रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसे होता है, तो ये देखिए, टू डिटरमाइन द पाइसन रेशियो ऑफ रबर एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज शोन। इस तरह का अरेंजमेंट होता है, रबर की ट्यूब ली जाती है और वो साइकिल ट्यूब होती है। आपने देखा होगा साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जो ट्यूब आती है वो ब्लैक कलर की होती है ना, और ब्लैक कलर की सिलेंड्रिकल इस तरह से ट्यूब होती है। तो ये जो ट्यूब अपन लेते हैं ना, ये ब्लैक कलर का रबर की साइकिल ट्यूब की होती है। बाईसाइकिल जो साइकिल चलाते हैं अपन, उसी की ट्यूब है। About 1 meter long is suspended
vertically from a rigid support with its two end properly stopped एट बोथ एंड्स। मतलब यहाँ पे अपन एक इसको लटका देते हैं, ये वाला एंड जो होता है हमारा बिल्कुल फिक्स होता है और नीचे वाला जो एंड होता है फ्री होता है। नीचे वाले एंड पे एक हैंगर लटकाया हुआ होता है और उस हैंगर में अपन हाफ kg के वेट लगा सकते हैं। ठीक है। A glass tube of tea about a half meter long and about 5 mm in diameter, open at both ends, is fitted vertically into it through suitable hole in the stopper at the upper end of the tube so that a major portion of it projects out as shown in figure। कुल मिला इतनी लाइन की बजाय आप एग्जाम में सिर्फ ये लिखिएगा कि रबर की जो ट्यूब ले रहे हैं इसमें हम यहाँ पे एक कॉर्क लगाते हैं, कॉर्क लगा के उसको फिक्स कर देते हैं और उस कॉर्क में बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहां पर अपन ब्यूरेट फिक्स करते हैं। केमिस्ट्री लैब में आपने ब्यूरेट पढ़ा होगा। ब्यूरेट के अंदर अपन जो है वो वॉल्यूम जो है मेजर कर सकते हैं पानी का, और ये जो ब्यूरेट है इस ब्यूरेट के अंदर से अपन क्या करते हैं इसमें पानी डालते जाते हैं, लेकिन वो दोनों साइड से खुली होती है तो सारा का सारा पानी किस में जाएगा, रबर की ट्यूब में जाएगा। तो जब रबर की ट्यूब पूरी भर जाएगी उसके बाद ब्यूरेट जो है उसमें कॉर्क के ऊपर तक पानी आ जाएगा। तो सपोज ब्यूरेट आप इतनी ले रहे हो तो आपको पानी कब तक भरना है, फुल नहीं भरना है, जब तक ये 75% तक आ जाए। तो यहाँ तक पानी ब्यूरेट में आ जाए, क्योंकि हमें केवल ब्यूरेट का पानी दिखाई देगा, रबर का पानी हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो ब्लैक कलर का होगा और उसके अंदर पानी है और ट्रांसपेरेंट नहीं होती है साइकिल की ट्यूब। सो सिर्फ ब्यूरेट का पानी यहाँ पे, और ये सेंटीमीटर लगा हुआ होता है तो कितना पानी ऊपर या नीचे जा रहा है ये लेवल हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके। अब लोअर एंड पे क्या करना है, लोअर एंड पे हमें हैंगर लगाया जाता है और उस हैंगर के साथ में जैसे ही हम वेट लगाएंगे तो ये हिस्सा नीचे की तरफ स्ट्रेच होएगा, रबड़ है तो स्ट्रेच तो होएगा। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंटर पी लगाते हैं, मतलब एक सीधा सा मेटल की लाइन होती है जो तीखी होती है आगे से, और उसको एक लकड़ी के स्केल से अटैच कर दिया जाता है और स्केल जो होती है वो फिक्स होती है। स्केल जो होती है फिक्स होती है और जो पॉइंटर होता है वो स्केल पे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर ट्यूब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो ये पॉइंटर भी उसके साथ साथ लकड़ी के स्केल पे ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। ठीक है। तो दिस पॉइंटर मेजर्स द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये पॉइंटर जो है इस ट्यूब की लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है उसको मेजर करेगा। अब अपन क्या करेंगे, द रबर ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद एयर फ्री वाटर until the water rises in the glass tube to a height of about 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर छोड़ दो, अपने अंदाजे से आप 75% फिल कर दो। अब सूटेबल वेट हाफ kg सस्पेंड करेंगे। जैसे ही आप इस पे वेट पे सस्पेंड करोगे आपका ये पॉइंटर नीचे जाएगा। तो ये जो स्केल की रीडिंग है, स्केल की रीडिंग लेनी है, और जैसे ही ये रबर की ट्यूब नीचे की तरफ खींचेगी, ऊपर जो ब्यूरेट आपने लगा रखी है इस ब्यूरेट में पानी का लेवल जो होगा वो ऊपर या नीचे होगा, तो उसकी रीडिंग हमें नोट कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे आधा किलो और बढ़ाना है तो क्या होगा, और 1 kg बढ़ जाएगा और पॉइंटर और शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर भी ब्यूरेट के अंदर लेवल। तो ब्यूरेट में जो चेंज आ रहा है वो वॉल्यूम में आ रहा है तो उसे हम चेंज इन वॉल्यूम कहेंगे, और नीचे रबर की जो है नीचे लेंथ चेंज हो रही है उसे हम डीएल कहेंगे। चेंज इन लेंथ जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, लेट मी सी कि ये ग्राफिकल मेथड है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ का मेथड दिया हुआ या नहीं दिया हुआ देख लेते हैं। चलिए, अलग अलग वेट के लिए हमें स्केल पे लेंथ अलग अलग आ जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, हाँ, द इंक्रीज इन लेंथ डीएल ऑफ द ट्यूब इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर पी, है ना। लेंथ में जो चेंज होगा वो तो पॉइंटर पी से मिलेगा। एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो हमें वाटर लेवल से पता चल जाएगा जो ब्यूरेट में ऊपर पानी का लेवल है। ठीक है। तो हमें डीवी पता चल गया और हमें डीएल पता चल गया। अब अपन को करना क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ट्यूब, जो साइकिल वाली ब्लैक कलर की ट्यूब ली है उसकी रेडियस वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो हमें इसका, और अगर रबर की ट्यूब की लेंथ मान लीजिए h है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो ये जो लेंथ उसका वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन 4। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी सिलेंडर का साइड का ये जो एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, और r की जगह वैल्यू पुट करेंगे d स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे dv नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली वॉल्यूम आएगा क्योंकि कंप्लीट वॉल्यूम लिया है। और ये जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, इस पूरे को उठा के अगर अपन यहाँ पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू
कैपिटल एल उसकी अगर पूरे ट्यूब की लेंथ है, यहाँ पे एच लिखा है क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था, लेकिन अगर हमारे पास लेंथ एल है तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। जब हम ट्यूब जो है वो रबड़ की है, तो जब हम इस पे वेट लगाते हैं तो अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो हमने देखा था कि इसका डायमीटर या रेडियस घटेगा। तो अगर हम इस पे वेट लगाते हैं तो चेंज क्या क्या होता है, चेंज क्या क्या होता है, एक तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, 4 भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायमीटर चेंज होगा क्योंकि वो कम होगा, और लेंथ जो है वो बढ़ेगी तो एल में चेंज होगा। तो अगर इस फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन किया जाए तो v का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है d और l, और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले का करेंगे तब दूसरा कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरे का करेंगे तब पहला कांस्टेंट रहेगा। तो पहले एक बार एल का कर लेते हैं, तब पाई डी स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट रहेगा, तब एल का कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। और उसके बाद एल को कांस्टेंट रखते हैं, तो पाई बाय 4 कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, बचा कितना, डी स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x dx, वैसे डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2d डी, स्मॉल डी तो जो डिफरेंशिएशन का साइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल डी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में कॉमन क्या आएगा, मान लीजिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डीएल कॉमन ले लेते हैं, तो जो टर्म कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से dv जो है वो एज इट इज रखते हैं, और ये जो पाई डी स्क्वायर बाय 4 है इसको हम एरिया लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा, तो a इंटू डी एल हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। सिग्मा हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा क्या होता है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पाइसन रेशो की डेफिनेशन को मैंने डिटेल से समझाया है, ट्रांसफर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है ये। तो ट्रांसफर स्ट्रेन क्या होगा, अब हमारे पास ये एक्चुअल डायमीटर था d, और इसमें चेंज कितना हुआ dd का, तो ट्रांसफर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। और चेंज इन लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ l है और चेंज इन लेंथ dl है, तो लॉन्गिट्यूशनल लंबाई की दिशा में जो स्ट्रेन आएगा वो कितना हो जाएगा, dl अपॉन l हो जाएगा। तो सिग्मा जो होता है इसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया था और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। तो सिग्मा आपके पास हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है वो क्यों आया है, क्योंकि लेंथ अगर बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा, तो एक नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो ऊपर वाली घटेगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये जो डी डी अपॉन डी है और एल अपॉन एल है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का सिग्मा। इस वाले एक्सप्रेशन से देखो, यहाँ से वापस यहाँ पे देखना, यस, सिग्मा जो है वो ये वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वाले टर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 सिग्मा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा। और यहाँ से अगर अपन सिग्मा की वैल्यू निकालें, जो कि आप निकाल ही लोगे, डीवी अपॉन एडीएल आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा, फिर 2 सिग्मा को इधर ले लो और उधर चला जाएगा 1 माइनस डीवी अपॉन एडीएल, और अगर सिग्मा को निकालना है तो 1/2, और इधर भी आ जाएगा 1/2, और हमें एक्सप्रेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, dv बाई dl की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने अलग अलग लेंथ की रीडिंग ली थी। अपन ने ब्यूरेट की रीडिंग लेते गए, v1 v2 v3 v4 वॉल्यूम की, v1 के करस्पॉन्डिंग नीचे लकड़ी के स्केल पे, वुडन स्केल पे जो रीडिंग आ रही थी वो मान लीजिए आपके पास है L1 L2 L3 L4। तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऊपर v की रीडिंग होगी, नीचे l की रीडिंग होगी, और वो ग्राफ हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन, उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, dv बाई dl। तो ग्राफ का जो स्लोप है वो dv बाई dl जो है वो कहाँ पर पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन नंबर 2 में, यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर मेजरमेंट द वेट इज इंक्रीज स्लोली इन स्टेप्स एंड इंक्रीज इन लेंथ dl। लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है dl वो हम पॉइंटर p की पोजीशन से मेजर करेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हम वाटर लेवल, ब्यूरेट में जो वाटर का लेवल है वो हमें वॉल्यूम की ही रीडिंग देता है। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन dv एंड dl, ग्राफ हमने प्लॉट किया, उसका जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का वो हमें dv बाई dl मिल जाएगा। dv बाई dl को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और रबर का पाइसन रेशो हमें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास तो लेबोरेटरी में ये वाला भी है,
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिकल मेथड, ये स्थैतिक विधि से अपरूपण गुणांक का मापन जो है, इसमें दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। हमारी लैब में हॉरिजॉन्टल है, पर अपन इसमें थ्योरी में आपके पास एग्जाम में वर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों ही पढ़ लेंगे। तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल सेटअप है और ये जो है वो वर्टिकल सेटअप है। कंसेप्ट दोनों का सेम है, तो हम पहले दोनों की थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इन स्टैटिकल मेथड, वन एंड ऑफ द रोड एमन whose modulus of rigidity is to be determined is kept horizontal and one end is rigidly clamped to a rigid support with other end M attached to a steel axle of large pulley P of radius R as shown in figure। समझाती हूँ तीन लाइनों का मतलब क्या है। इसमें हमें जिस मटेरियल का ईटा निकालना है उसका वायर नहीं लेते हैं, उसको रोड के फॉर्म में लेते हैं, सिलेंड्रिकल रोड के फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पे जो वो रोड है वो है एमन। तो अब ध्यान से देखिए, एमन के अंदर जो सिरा एन है उसको तो बिल्कुल एकदम फिक्स, जो सिरा एम है उसको तो एकदम फिक्स कर देते हैं, मतलब रोड को कितना ही घुमाओ एम सिरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा एम सिरा, उसको यहाँ पे ये स्क्रू है, देखो ये स्क्रू है, इस स्क्रू से बिल्कुल ये वाली रोड है हमारी, एक्सपेरिमेंटल रोड ये है हमारी, ठीक है। इस रोड को बिल्कुल टाइट कर दिया गया है, तो एम तो इसका बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। और जो एन है, एन को क्या करते हैं, एन के ऊपर एक पुली लगा देते हैं, और वो पुली जो है वो आराम से घूम सकती है। और इस पुली पे अगर मान लीजिए ये वाली पुली है, इस पे अपन क्या करते हैं, वेट लगाते हैं। इस पुली पे अपन, इन्होंने डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया है एक्चुअली, ओके सो उल्टा हो गया, मतलब एम पे है वेट, एक्चुअली एम पे लगाया है और एन को फिक्स किया है, बट वो पुली के जैसा दिख रहा है, इनको ऐसा डायग्राम नहीं देना चाहिए। एनीवेज, एन को फिक्स किया है, एन को फिक्स किया है, और एम जो है दैट इज द पुली। यहाँ पे हमारे पास लार्ज पुली है, ये लार्ज पुली है। तो जब अपन, और इस वाली पुली पे अपन क्या करते हैं, एक हैंगर अटैच कर देते हैं और उस हैंगर पे अपन वेट लगाते हैं। अब जैसे जैसे देखो एन सिरा, अब यहाँ पर लार्जर पिक्चर देखना आप, है ना, ये एन सिरा है जो कि फिक्स्ड है, बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ओके। और ये एम सिरा है जिसपे पुली लगा दी है, और उस पुली से अपन वेट लगा रहे हैं। जैसे ही इस वेट को बढ़ाते जाएंगे, यहां से पुली घूमती जाएगी, तो ये जो रोड है आपकी, इसमें ट्विस्टिंग आती जाएगी, यहाँ पे ये ट्विस्ट करेगा, पर सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग इस एंड पे होगी जिस एंड पे वजन लगाया है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, यहाँ पे ट्विस्टिंग थोड़ी कम होगी, यहाँ पे ट्विस्टिंग और कम होगी, और एंड पे तो बिल्कुल ट्विस्टिंग नहीं होगी क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो इस रोड के हर पॉइंट पे, हर सिरे पे ट्विस्टिंग एंगल, यानी कितने एंगल से वो ट्विस्ट हो रही है, मुड़ रही है, उसका एंगल अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अपन दो एंगुलर स्केल लगाते हैं, S1 और S2। इसके ऊपर रोड से कनेक्टेड होगा, रोड से एक पॉइंटर P1 तीखी लाइन कनेक्टेड होगी P2, और इसी रोड पे आगे थोड़ा सा जाके एक पॉइंट कनेक्ट होगा P1 और P2 बिल्कुल वैसे ही पॉइंटर हैं जैसे लकड़ी की स्केल थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस तरह का एक शार्प तीखी लाइन होती है, मेटल की एक छोटी सी वो होती है, रोड होती है। तो जैसे जैसे रोड घूमेगी, ये पॉइंटर भी घूमेगा, जो स्केल है वो तो फिक्स रहेगा, स्केल फिक्स रहेगा, इसके ऊपर पॉइंटर घूमेगा। तो पॉइंटर के घूमने से हमें क्या फायदा है, एक्चुअली जब हम वेट लगाएंगे, पुली घूमेगी, रोड घूमेगी, रोड के साथ साथ पॉइंटर घूमेंगे, तो P2 कितना एंगल कवर कर रहा है, सपोज P2 जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया, उस वक्त जो P1 है वो 15 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो P2 है वो तो आपके जहां पे आप वेट लगा रहे हो उसके बिल्कुल नजदीक है, तो वहां पर तो ट्विस्टिंग ज्यादा होगी, और उससे दूर जाते जाएंगे तो ट्विस्टिंग कम होती जाएगी, ओके। अब यहाँ पे ये चीज अपन को समझ में आना है, और अपन को क्या करना है, अकॉर्ड इज वोन अराउंड, हाँ मतलब एक धागा जो है वो लगा दिया जाता है पुली के चारों तरफ, उस पे एम मास सस्पेंड कर दिया जाता है जो कि रोड को ट्विस्ट करता है। और एंगल ऑफ ट्विस्टिंग मेजर करने के लिए हम P1 P2 दो पॉइंटर जो है वो क्लैंप कर दिए जाते हैं रोड पे अलग अलग प्लेसेस पे, और अननोन डिस्टेंस L पार, दोनों P1 P2 पॉइंटर के बीच की लेंथ कितनी होती है, L डिस्टेंस रख दी जाती है, और वो सर्कुलर स्केल S1 S2 पे घूमते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। अब हमारे पास इस वर्टिकल वाले की जरूरत क्या पड़ी, तो द अपैरेटस दो इज क्वाइट सिंपल सफर्स फॉलोइंग टू सीरियस ड्रॉबैक।
तो इसमें दो कमियां थी जिसकी वजह से हम हॉरिजॉन्टल वाले पे नहीं जाके वर्टिकल वाला यूज करते हैं। तो ये देखो, पहला, ओनली वन सिंगल फोर्स इज अप्लाइड टू ट्विस्ट the rod, thus exerting a side pull on it. This result a friction between the rod and the bearing, causing a hindrance from twisting freely. ये कह रहा है एक सिंगल फोर्स लगाया जाता है, क्योंकि रोड को ट्विस्ट करने से एक तो एंड आपने फिक्स कर दिया, और एक सिंगल फोर्स सिर्फ यहाँ पे लगाया जा रहा है, यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पास exerting a side pull on it, इसके ऊपर एक साइड में पुल लगता है। ऑल्सो यहाँ पे फ्रिक्शन भी, जो बियरिंग्स होते हैं घूमने के लिए या जो स्क्रू लगा हुआ होता है उसमें फ्रिक्शन भी जनरेट होता है, और उस फ्रिक्शन से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती। ठीक है, हमें एक्चुअली जो लटका हुआ वायर होता है वो जितना फ्री घूम सकता है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ वायर उतना फ्री नहीं घूम सकता, क्योंकि ग्रेविटी जो है इक्वली सब जगह लग रही है। एनीवेज, यहाँ पर फ्रिक्शन रीजन है। इफ वन एंड ऑफ द पॉइंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सर्कुलर स्केल, द एंगल ऑफ ट्विस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। जो हमारा एक पॉइंटर है, द वन एंड ऑफ द पॉइंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सर्कुलर स्केल, क्योंकि सर्कुलर स्केल आपका ये है, मान लीजिए रोड आपकी ये है, पॉइंटर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपका ये जो पॉइंटर है ये बोल रहा है कि पॉइंटर का जो वन एंड है वो आपके सर्कुलर स्केल से, इस सर्कुलर स्केल के बिल्कुल सेंटर में अगर कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि सेंटर में जीरो होता है, इधर भी एंगल होता है और इधर भी एंगल होता है, सेंटर में अगर जीरो पे वो कनेक्टेड नहीं है, जब आपने सब कुछ फ्री छोड़ रखा है, कोई वेट नहीं लगा रखा है, तब ये जीरो पे आना चाहिए, बट ये जीरो पे नॉर्मली नहीं आता, ये लैब में आप देख भी सकते हैं। तो इससे एंगल ऑफ ट्विस्टिंग मेजर करने में दिक्कत आती है। अब देखते हैं कि वर्टिकल अपैरेटस में ये दोनों खामियां कैसे पूरी की गई। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार अपन जो रोड लेते हैं या वायर लेते हैं mn, जिसका ईटा हमें फाइंड आउट करना है, उसको क्लैंप करते हैं अपर एंड n पे, वो तो रिजिड सपोर्ट पे होता है, और जो दूसरा एंड होता है m, उसको हम विच कैरी वायर कैरीज अ हैवी मेटेलिक सिलेंडर p अटैच टू इट। तो यहाँ पर एक बार देखिए, ये पिक्चर है, तो ये जो वायर है एन सिरा, तो इसका क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, एन वायर हमारा शुरू हो रहा है, इस बार वायर ले रहे हैं, ध्यान रखिए, इस बार वायर ले रहे हैं, और ये इसका एम सिरा है, एम सिरे पे अपन ने एक सिलेंडर अटैच कर दिया है, और इस सिलेंडर पे अपन ने यहाँ पर धागा बांध दिया है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे सपोज एक सिलेंडर अपन ने बांध दिया, यहाँ से एक वायर शुरू हो रहा है, इसके चारों तरफ लपेट रहे हैं अपन, चारों तरफ लपेट रहे हैं, चारों तरफ लपेट रहे हैं इस तरह से, ये है P और ये है Q। ठीक है, P पर भी अपन वेट लगाएंगे और Q पर भी अगर अपन वेट लगाएंगे तो P इधर खींचेगा, Q इधर खींचेगा। जब P लेफ्ट साइड में खींच रहा है और Q ऊपर वाले एंड को राइट साइड में घूम रहा है, खींच रहा है, तो होगा क्या कि ये सिलेंडर रोटेट हो जाएगा, और जैसे ही ये सिलेंडर रोटेट होगा, वायर इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रखा है, तो वायर के अंदर क्या आ जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि नीचे ये जो सिलेंडर है, P सिरा इधर खींचेगा, वजन इधर लगा रहे हैं, Q सिरा उधर खींचेगा, तो इस सिलेंडर पे एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, क्योंकि P इधर खींच रहा है, Q इधर खींच रहा है, तो ये हिलेगा तो अपनी जगह से है नहीं, तो ये घूम जाएगा। घूम जाएगा तो इससे अटैच जो वायर है वो भी घूम जाएगा। दो अलग अलग पॉइंट पे सर्कुलर स्केल लगा देंगे, जैसे पहले लगाया था S1 और S2, और यहीं पे हमारा पॉइंटर, ये रहा पॉइंटर P1 और P2। P1 P2 जो है वो हमारा जो वायर है उससे फिक्स है, तो जैसे वायर घूमेगा वैसे ही पॉइंटर P1 P2 भी घूमेंगे, तो कितना एंगल वो कवर करेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब देखो, टू कॉर्ड्स आर वूंड राउंड द सिलेंडर P, जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमारे पास दो धागे बांध दिए जाते हैं, एंड देयर फ्री एंड्स लीव द सिलेंडर टेंजेंशियली पास ओवर टू फ्रिक्शनलेस आइडेंटिकल पुलीज ऑफ सेम मास। कह रहा है जो P वाला एंड है, मतलब ये जो सिलेंडर है, ये कह रहा है कि यहाँ से एक धागा लपेट दिया जाता है P, और एक धागा लपेट दिया जाता है, दो अलग अलग धागे बोल रहा है, आप चाहे तो एक धागा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Q पे है, और P जो है वो भी एक पुली से पास हो रहा है, और जो Q है वो भी एक पुली से पास हो रहा है, क्योंकि पुली से पास होके ही आपने mg वेट लगाया है, Q में भी पुली से पास होके mg वेट लगाना है, सेम मास का लगाना है। सो द फ्री एंड ऑफ कॉर्ड्स कैरी पेन्स इन विच इक्वल वेट्स कैन बी पुट। दो जो हमारा पुली के बाद में जो यहाँ पे रखा हुआ होता है हैंगर, उसमें हम वेट रख सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन इक्वल वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द पेन्स दे कंस्टिट्यूट अ कपल, क्योंकि एक टॉर्क बन जाता है। किस पे टॉर्क बन जाएगा, इधर अगर वेट लगाओगे F और उधर भी लगाओगे फोर्स F, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। टॉर्क बनने से क्या होगा, वायर ट्विस्ट होगा सिलेंडर की हेल्प से। जो P1 और P2 हमने क्लैंप कर रखे हैं पॉइंटर अलग अलग प्लेसेस पे, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है,
वो सर्कुलर स्केल S1 और S2 पे मूव करेंगे। अब जो टॉर्क लगा है वो कितना लगा है ये देखिए, इफ R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो द मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पे कितना मोमेंट लगेगा mg इंटू 2r। अब ये कैसे लगा, क्योंकि देखो आपका सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, P मतलब फोर्स एक F लगा आपके पास इधर और उसकी कितनी वैल्यू है mg, एक फोर्स आपका इधर लगा और उसकी भी कितनी वैल्यू है mg। हमें पता है कि जो दो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों के बीच की हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पर्टिकुलर जो डिस्टेंस लेते हैं दोनों के बीच की। तो अब आप पर्टिकुलर ये लंबवत दूरी ये मत ले लेना, कारण क्योंकि टेंजेंशियली लग रहा है। टेंजेंशियल का मतलब 3D में इमेजिन करना, मैं आपको बताती हूँ 3D में कैसे इमेजिन करना है। इसका मतलब आपका सिलेंडर इस तरह से है, ठीक है, जो नीचे वाला सिलेंडर है वो इस तरह से है, तो P फोर्स तो यहाँ लग रहा है, और ठीक है P फोर्स तो आपका यहाँ लग रहा है और Q फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, Q फोर्स आपका यहाँ लग रहा है। तो दोनों के बीच की प्लेन के परपेंडिकुलर देखिए, आप प्लेन के परपेंडिकुलर देखिए, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल से मैं समझाना चाहूँ आपको तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से रोटेट होएगा। अगर वो इधर लग रहा है तो इसी के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच ली। दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2r, क्योंकि r अगर सिलेंडर की रेडियस है तो कितना हो जाएगा 2r। तो जो टॉर्क बनेगा उसमें दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2r, और हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2r और फोर्स कितना लग रहा है आपका mg। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि p अगर मैं यहाँ करूँ तो इसी के पैरेलल लाइन यहाँ बनाऊंगी और q यहाँ लग रहा है, क्योंकि p भी टेंजेंशियली लग रहा है, q भी टेंजेंशियली लग रहा है, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। सो आई होप दैट इज क्लियर। तो हमारे पास टॉर्क ये हो जाएगा, ठीक है। अब इफ पॉइंटर P1 एंड P2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट का मतलब है एंड पॉइंट जो कि फिक्स है, अगर इनका एंगल θ1 θ2 है तो टॉर्क जो हमने निकाला यहाँ से 2 mgr, और टॉर्क का एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क का एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर वाले टॉपिक में जाइएगा, पाई ईटा r की पावर 4 थीटा अपॉन 12, ये फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वही मैं यूज कर रही हूँ। दो जगह यूज करेंगे, पॉइंटर P1 के लिए और P2 के लिए, क्योंकि P1 जो है वो L1 डिस्टेंस पे है और एंगल कितना बनाया θ1, और उतना ही टॉर्क किस पे लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि टॉर्क सेम लगेगा, क्योंकि टॉर्क तो सेम लग रहा है ना, ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, नीचे भी इतना ही फोर्स लग रहा है, सेम टॉर्क पूरे उस पे वायर पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वो अलग अलग एंगल ऑफ रोटेशन से जाएगा। तो θ2 आपका ये हो जाएगा और L2 यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करके r जो रेडियस है इसको सॉल्व करके अपन ईटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे सॉल्व। आई होप आप कर लेंगे, नहीं तो मैं बता दूं आपको कैसे करना है। ये आप सोच रहे होंगे कि इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी, तो देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 4 mgr अपॉन पाई ईटा r रेज़ टू पावर 4 θ1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू पाई ईटा r रेज़ टू पावर 4 θ2 अपॉन L2, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके अगर ईटा और ईटा, ईटा इधर से निकालोगे एक बार तो ईटा इज इक्वल्स टू इस पहले दो एक्सप्रेशन से ईटा कितना आ जाएगा 4 mgr L1 अपॉन पाई r रेज़ टू पावर 4 θ1 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली दूसरे वाले से निकालोगे तो कितना हो जाएगा mgr L2 अपॉन पाई r रेज़ टू पावर θ2। अब आपने मैथमेटिक्स में, मुझे नहीं पता ये वाला मेथड आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जैसे z इज इक्वल्स टू मान लीजिए आपके पास होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, तो उसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू यहाँ पे x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेम चीज ये है कि इसमें से ये वाला टर्म माइनस करेंगे तो 4 mgr अपॉन पाई r रेज़ टू पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा, L1 अपॉन θ1 माइनस L2 अपॉन θ2, तो L2 माइनस L1 आ जाएगा और नीचे θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ईटा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास और आ रहा है, आई गेस लास्ट एक्सपेरिमेंट है ये, ईटा निकालना है, और काफी लैब्स में ये वाला भी होता है इनर्शिया टेबल से। इनर्शिया टेबल को क्या बोलते हैं, ये टॉर्शनल ऑसिलेशन पे बेस्ड है, जो कि अपन ने पढ़ रखा है। इसमें देखो एक रिजिड सपोर्ट होता है, वायर जो होता है एक्सपेरिमेंटल वायर उसको कैरी करते हैं, ठीक है, नीचे हमारे पास एक डिस्क लगी होती है। सो देखो व्हेन अ बॉडी ऑफ नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले ये बॉडी जो लगाते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ वायर, जिसका ईटा हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले तो नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है, इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा,
ऑसिलेशन स्टार्ट करने के बाद अगर C हमारा रिस्टोर इन टॉर्क पर यूनिट एंगल है तो हम जानते हैं कि C का वैल्यू क्या था, ये था कि यूनिट एंगल से बॉडी को मूव करवाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए। तो अगर यूनिट एंगल के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क C है तो थीटा एंगल के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क कितना होगा, C थीटा होगा, करेक्ट। और टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, I अल्फा होता है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा I अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, I अल्फा होता है। अल्फा कितना हो जाएगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, और रीस्टोरिंग है तो सेम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जैसे लीनियर मोशन में लगता है वैसे टॉर्क इज इक्वल टू माइनस I अल्फा हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का C और थीटा हो जाएगा। ये सेम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली इक्वेशन एंगुलर मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का C थीटा होता है। x की जगह थीटा आ गया, K कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ C टॉर्शनल रिजिडिटी वाला कांस्टेंट है, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा। सो ये हो जाएगा टॉर्क और वो कितना हो जाएगा, माइनस का C थीटा। C का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं और यहाँ पर अगर इसको इधर लेके आते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और आप जानते हैं कि इस I को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊं तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस C अपॉन I थीटा इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। तो k बाय m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट k बाय m हो जाएगा, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, वो कितना हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन k। उसी तरह से अब यहाँ पे C बाय आई है तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, C बाय आई हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, तो 2 पाई आई अपॉन सी। अब थोड़ी देर पहले देखो ये फॉर्मूला आया था और मैंने कहा था अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो इसका डेरिवेशन यही मिल गया। गुड थिंग, अच्छी बात है, ये आपको फॉर्मूला पता चल गया कि टॉर्शनल फॉर्मूले में 2 पाई रूट आई अपॉन सी होता है। तो आई को एज इट इज रखने दो, सी की वैल्यू ये जो पाई ईटा आर की पावर 4 यहां से रख लो, यहां से दोनों साइड में स्क्वायर करके ईटा का फॉर्मूला निकाल लेना है, ठीक है। ओके, एक और मेथड है ईटा निकालना हमें, डायनेमिकल मेथड, गतिक विधि से, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल नीडल। ये भी लैब्स के अंदर मिलता है और सबसे क्रिटिकल शायद यही है, ये लास्ट होना चाहिए यार प्लीज मैक्स, हाँ ठीक है, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है तो कर लेते हैं इसको। इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले मैं समझा देती हूँ। एक बहुत खोखला पाइप होता है, एक बहुत खोखला पाइप होता है जिसमें थोड़ी सी जगह होती है, अंदर कुछ अगर हमें इंसर्ट करवाना है तो वो मोटा सा होता है इस तरह से, ये इस तरह से खोखला पाइप होता है और इसके 4 भाग के बराबर 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए L1 है, ये सॉरी ये L है तो ये भी L है, ये भी L है, और मतलब 4 बराबर हिस्से कर सकते हैं हम इसके। तो ये जो यहाँ पे L हिस्सा है, इस L लेंथ के 2 होलो सिलेंडर, 2 खोखले छोटे सिलेंडर होते हैं जो इसके अंदर फिट हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है वो सिलेंडर, ठीक है। और 2 सॉलिड सिलेंडर होते हैं, सॉलिड का मतलब अंदर से भरे हुए होते हैं, लेकिन लेंथ दोनों की सेम होती है। तो अपन क्या करते हैं कि 2 स्थितियों में, पहले रिजिड सपोर्ट होता है ऊपर, वहां से हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर लटकाते हैं L लेंथ का, उससे ये वाला होलो पाइप होता है, इस होलो पाइप को बोलते हैं मैक्सवेल नीडल। ये नीडल नहीं होती है, पाइप होता है पूरा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल नीडल। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ कितनी लेते हैं, कैपिटल L लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर से यहाँ पे वायर होता है हमारे पास, फिक्स होता है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैक्सवेल नीडल के अंदर जो 4 सिलेंडर हमें मिले हुए हैं उसमें 2 खाली सिलेंडर हैं और 2 भरे हुए सॉलिड सिलेंडर हैं, उन सिलेंडर को अंदर इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्शन कुछ इस तरह से होता है कि किनारों पे तो आ जाए सॉलिड सिलेंडर, तो ये 2 सॉलिड सिलेंडर तो किनारे पे आ गए और 2 होलो सिलेंडर अंदर की तरफ आ गए, तो चारों सिलेंडर आ गए। इस टाइम पे हम इस मैक्सवेल नीडल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, नीडल को मतलब ये जो हमारा पाइप है इसको थोड़ा सा रोटेट करके ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं, ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। टाइम पीरियड निकाल लेंगे ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा t1। अब हम सिलेंडर की पोजीशन को स्विच कर देंगे, तो सॉलिड सिलेंडर आ जाएंगे अब अंदर और खोखले सिलेंडर आ जाएंगे बाहर की तरफ। अब हम वापस सेम चीज करेंगे, नीडल को घुमा के छोड़ देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा और वो आ जाएगा t2। ओके, नाउ जब हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो हमें पता है उस वक्त अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है तो T1 का फॉर्मूला कितना होगा 2 पाई I1 अपॉन C। I1 अभी निकालना बताऊंगी। और दूसरी स्थिति में हमारे पास जब T2 होगा तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 है तो कितना हो जाएगा, T2 हमारा हो जाएगा 2 पाई I2 अपॉन C।
तो अगर c की वैल्यू हमें निकालनी है तो सेम यहाँ से देखो c की वैल्यू कितनी निकलेगी, T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर I2 अपॉन c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल रही है, 4 पाई स्क्वायर I2 अपॉन T2 स्क्वायर। सिमिलरली पहले वाले अरेंजमेंट से c क्या निकलेगा, 4 पाई स्क्वायर I1 अपॉन T1 स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि z इज इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है, तो z इज इक्वल्स टू होता है x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो इन दोनों से c क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन है, यहाँ I2 है यहाँ I1 है, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, और नीचे यहाँ पे T2 है यहाँ पे T1 है, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास c की वैल्यू यहाँ c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू पुट करनी है। तो I1 और I2 या फिर I1 माइनस I2 निकालने के लिए अब हमें I1 और I2 निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ I1 बताऊंगी, I2 आप खुद से निकालेंगे। ओके, तो I1 निकालने के लिए चलते हैं। I1 के टाइम पे अरेंजमेंट कैसा था, I1 के टाइम पे कोने में सॉलिड सिलेंडर थे और बीच में होलो सिलेंडर थे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं I1 निकालने के लिए स्थिति हमारे पास कुछ ऐसी है। इसके 4 हिस्से हैं, ये कर दिए 4 हिस्से, और सेंटर यहां से जा रहा है, ये हमारा वायर है पूरे सिस्टम का। सॉलिड सिलेंडर किनारे पे है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी पूरी लेंथ जो है वो L है। अब हम यहां से 0 से लेते हैं, ठीक है, 0 से लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L/4, और ये वाली लेंथ यहां से कितनी हो जाएगी, L/4, ठीक है। तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, L/2। उसी तरह से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4। तो आई होप ये तो अपन को समझ में आ गया। अब मुझे कलर इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस वायर के अबाउट, क्योंकि ये सेंटर जा रहा है, पूरे सिस्टम का सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, और वो मान लीजिए कितना है आपका, वो है आपका I1, ठीक है। ये हमें निकालना है यहाँ पे I1। तो I1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सवेल नीडल की पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। तो अब I1 देखो किससे मिला हुआ है, तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब खाली मैक्सवेल नीडल थी, मतलब खाली पाइप था, जब इसके अंदर चारों सिलेंडर में से एक भी नहीं था, तब ये बिल्कुल खाली पाइप था, तब खाली पाइप का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए कितना है, I0 है, ठीक है। तो ये I0 क्या है, जब पाइप पूरा खाली है, मैक्सवेल नीडल पूरी खाली है, तब उसके सेंटर से गुजरती हुई एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I0 है। इसी तरह से जो छोटा वाला सिलेंडर, अगर वो सॉलिड सिलेंडर है, तो खुद के एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए IS है, और जो खोखला सिलेंडर है छोटा सा, उसके एक्सिस के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IH है। तो I0, IS और IH अपन को क्लियर हो गया है। तो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस से सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रेड वाली एक्सिस ली है, सबसे पहले ये इमेजिन कीजिए कि चारों सिलेंडर अंदर नहीं है। अगर चारों सिलेंडर अंदर नहीं है तो जो I1 होगा उसमें खोखले मैक्सवेल नीडल का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही, क्योंकि वो उसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है जिस एक्सिस के अबाउट हमें लेना है। तो I0 हो जाएगा प्लस। अब हमें सिलेंडर का लेना है, तो ध्यान रखिए अगर ये L/4 लेंथ है, तो ये जो खोखला सिलेंडर है, सबसे पहले खुद की एक्सिस कहाँ है इसकी खुद की एक्सिस में अलग कलर से बना देती हूँ, पर वो कलर ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो खोखले सिलेंडर की खुद की सेंट्रल एक्सिस कहाँ है, ये है, ठीक है, और खुद की यहाँ पे क्या है, ये है। तो अपन एक का निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। अगर ये पूरी लेंथ L/4 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, L/8 होगी। ये लेंथ कितनी होगी, L/8 होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि अब देखिए एक बॉडी है आपके पास, और अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रही हूं आपको IH, और ये वाली जो लेंथ है वो है L/8, और आपसे पूछ रही हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, IH प्लस, यानी खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस याद कीजिए, जिसमें पूरे का मास मान लीजिए कितना है mh, क्योंकि वो खोखला सिलेंडर है mh, और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर विच मींस L/8 का स्क्वायर। करेक्ट। तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट होगा जो कि इस खोखले सिलेंडर के एंड पे है। अब ये हमारा जो खोखला सिलेंडर है इसके एंड पे ये हमारी रेड लाइन ही आ रही है, ये हमारी रेड लाइन आ रही है यहाँ पे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारा IH प्लस MH L/8 का स्क्वायर। तो ये तो इधर वाले सिलेंडर का हो गया, सिमिलरली इधर वाले सिलेंडर का भी सेम टू सेम ही आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ IH प्लस MH L/8 का स्क्वायर, ये डबल हो गया। तो ये तो हमने निकाल दिया होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन किसके अबाउट, जो पूरी मैक्सवेल नीडल है उसके वायर के अबाउट, उसके सेंट्रल वायर के अबाउट। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर का निकालते हैं। सॉलिड सिलेंडर का निकालने के लिए ये रहा हमारा पाइप, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल वायर था, इधर 2 सिलेंडर थे, इधर 2। तो अब इस एक का निकाल लेती हूँ मैं, तो ठीक है। तो इस एक का सबसे पहले खुद की एक्सिस के अबाउट इसका कितना है IS, खुद की एक्सिस के अबाउट इसका कितना है IS, और निकालना किसके अबाउट है, इसके अबाउट। तो ये दोनों एक्सिस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी होगी, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ L/4 है, ये हमने देख लिया, ठीक है। और ये पूरी लेंथ कितनी है L/4 है, तो L/4 का और आधा करो तो L/8 हो जाएगा, यानी L/8। तो ये दोनों लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4 प्लस L/8। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो L आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2L प्लस L, कितना हो जाएगा ये 3L/8। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 3L/8। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी खुद के सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी का मास और जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 3L/8 का स्क्वायर। और ये इधर है एक तो, और एक इधर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, ट्वाइस लेना है। तो ये देखिए 2IS प्लस MS 3L/8 का स्क्वायर, ये I1 हो गया। अब जब I2 निकालेंगे तो ये चीज मैं आपसे छोड़ रही हूँ, सिमिलरली I2 हमारा इस तरह से आएगा। I2 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, केवल तरीका बता देती हूँ। IS जहां पे है वहां पर IH कर दो, MS जहां पे है वहां पे MH कर दो, क्योंकि स्विच करी है पोजीशन स्विच करने से आपके पास I2 भी आ जाएगा। दोनों में से माइनस कर दोगे, I1 माइनस I2 सॉल्व कर लेना, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इतना बचेगा। और यही I1 माइनस I2 जो है वो इस वाले फॉर्मूले के अंदर ऊपर हमें रखना है, और ऊपर जब रखोगे तो हमें C का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं C का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और वो था ये। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने के कारण इनका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और ईटा के लिए सॉल्व करेंगे, और ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें MS पता होना चाहिए, जो सॉलिड सिलेंडर का मास है वो हम वेइंग मशीन से निकाल लेंगे, ठीक है। MH पता होना चाहिए, ये भी हम उस सिलेंडर को बाहर निकाल के वेइंग मशीन से निकाल लेंगे। कैपिटल L जो है वो मैक्सवेल नीडल यानी वो खोखला लंबा सा जो पाइप था उसकी लेंथ हम स्केल से फाइंड आउट कर लेंगे। T1 हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे, उसको ऑसिलेशन करवा के उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। T2 भी हम ऑसिलेशन से एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल r जो है वो वायर की रेडियस है, ये मैक्सवेल नीडल थी, इसकी रेडियस है स्मॉल r, जो कि हम निकालेंगे स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज जो कि आपने 11-12 के अंदर पढ़ रखा है। और स्मॉल एल वायर की लेंथ है जो कि हम स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमें उस वायर का ईटा यहाँ पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है हमारे पास तो लैब में रखे हुए हैं, आप जहां से यूजी कर रहे हैं वहां की लैब में ये सारे एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी बताए हैं, आई डोंट नो वो अगर आपके पास है या नहीं है, बट आप ये सब चीजें करके भी देख सकते हैं। दैट्स इट। हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट लेक्चर से हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय।